हेलो जय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसको सही ढंग से समझेंगे और बोर्ड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैंने ओनली फॉर वैसे जो टॉपिक है उसको उठाया है जिससे कि डायरेक्ट वो बोर्ड में भी आएगा, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और फालतू चीज़ को यहाँ पर नहीं लाए हैं क्योंकि आपके लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आज की इस कक्षा को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो जैव प्रक्रम। आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसमें इस चैप्टर से लगभग हमारे ख्याल से तो 5 से 7 मार्क्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इससे आपको और 1-2 सब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपका क्लियर रहे। चैप्टर का नाम क्या है आपका? जैव प्रक्रम और पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम तो जीवन जीने की प्रक्रिया जो होता है ना, जिंदगी को अगर जीना है अगर हमको, तो उसके लिए भोजन खाना पड़ेगा। भोजन क्यों खाते हैं? तो भोजन हम इसलिए खाते हैं जिससे कि हमको क्या मिले? ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा। और ऊर्जा शरीर को मतलब कि जीवित रखता है। लगातार ऊर्जा की आपूर्ति क्या करता है? शरीर को जीवित रखता है ना। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, बचाव, रख रखाव सही ढंग से, ठीक है, होता है, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है, यानी लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इसी में आप सब लोग पढ़े होंगे क्या? सजीव निर्जीव। तो सजीव क्या होता है? जो सांस लेता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जा आ सकता है, लेकिन ये मुख्य लक्षण नहीं है। ठीक है, तो सजीव के कुछ मुख्य लक्षण भी होता है और सारा लक्षण, सांस लेना, वृद्धि करना, ये सब क्या हो गया? जो सजीव का लक्षण होता है। निर्जीव किसको बोलते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, जैसे पत्थर, दीवार, मकान, ये सब क्या हो गया? निर्जीव हो गया। बेंच, टेबल, कुर्सी। और वही पेड़ पौधा क्या हो गया? तो पेड़ पौधा सजीव हो गया। मनुष्य क्या है? सजीव है, आप सभी को पता है। तो सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या चीज चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और ऊर्जा के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। अनुरक्षण मतलब बचाव होता है, उसको ही क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो अब आपको जैव प्रक्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अब आपसे अगर कोई पूछेगा जैव प्रक्रम क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से बता दीजिएगा। जिंदगी जीने की के लिए एक सजीव को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमको भोजन के द्वारा मिलता है और वही ऊर्जा हमारे शरीर के जो सिस्टम है उसको क्या करता है? चालू रखता है। चालू रखता है, उसी को तो हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं ना, उसको ही क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला है, इसी में क्या है? पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है इसको समझिए। वह विधि जिससे पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका हम लोग उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? पहले सबसे पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? खाना को खाते हैं। तो खाना खाना एक सिस्टम है ना। तो खाना खाने के बाद उससे हमको क्या मिलेगा? शरीर में जाएगा, खाना पचेगा, तो उससे मिलेगा क्या? ऊर्जा। और उसी ऊर्जा के दम पर हम किसी भी काम को करते हैं। जैसे हम पढ़ाने का काम करते हैं, आप लोग पढ़ने का काम करते हैं, चलने फिरने का काम करते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं ना। तो ये एक ढंग का क्या है? काम। आँख खोल के रखना भी एक क्या है? काम है। चलना फिरना, टहलना, किसी से बातें करना, यह क्या हो गया? काम ही तो है। तो यह क्या होता है? पोषण के जरिए यह सब चीज क्या हो पाता है? संभव होता है। अदरवाइज यह संभव नहीं हो पाता है ना। अब देखिए, ये पोषण की 2 विधि है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को सपोषी भी बोलते हैं, परपोषण को परपोषी भी बोलते हैं, या इसको विषम पोषी भी बोलते हैं। परपोषण को परपोषी या विषम पोषी भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान से देख लीजिए। ये विषम पोषी क्या है? विषम पोषी क्या है? तो विषम पोषी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण का ही नाम क्या है? विषम पोषण या विषम पोषी। और सपोषण का ही नाम क्या है? सपोषी। सपोषण का सपोषी। और सभी हरे पौधे सपोषी होते हैं क्योंकि वह खुद से भोजन तैयार करते हैं। आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे ये 5 मार्क्स में ये जो सवाल यहाँ पर दिया गया है ऊपर में, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा?
जैव प्रक्रम क्या होता है। ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पोषण। पोषण एग्जाम में 2022-23 में क्या पूछ लिया था, 5 मार्क्स वाले सवाल में पूछ लिया था, जो पोषण क्या है उसकी विधियां का मतलब कि वर्णन करें। तो पोषण क्या होता है आप लोगों ने जान लिया। पोषक तत्व ग्रहण कर उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। फिर स्वपोषण का डिफिनेशन बोला था लिखने के लिए, परपोषण का डिफिनेशन लिखते। तो ये जो स्वपोषण का होता है कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन परपोषण के प्रकार होते हैं। परपोषण जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। समझ में आया। तो ये आपको आगे बताया गया है, ठीक है। तो स्वपोषण कितने प्रकार के, सॉरी पोषण कितने प्रकार के, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, टाइप ऑफ पोषण। तो पोषण के टाइप क्या है, 2 है, स्वपोषण और परपोषण। अब हम लोग समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। क्या समझते हैं, स्वपोषण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी या स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉप्स अंग्रेजी में बोलते हैं, कहते हैं। तो स्वपोषी में क्या क्या आता है, तो स्वपोषी में आता है सभी हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हो क्या है, स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, ठीक है। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बना ले स्वपोषी कहलाता है, या स्वपोषण उसी को बोलते हैं। पेड़ पौधा देखते हैं ना, जड़ से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से क्या करता है, CO2 ले लेता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेता है ना। किसी से खाना मांगने जाता है क्या, जिंदा रहता है ना, अपने शरीर का खुद मेंटेनेंस करता है। अगला क्या है, परपोषण। आगे क्या है, परपोषण। देखिए परपोषण, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से क्या करता है, प्राप्त करता है। परपोषण जो होता है खुद भोजन प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे हो गया मनुष्य, मनुष्य भी एक परपोषी जीव है। जैसे कि आपको बताते हैं कि आप खाना खुद बना लेते हैं, नहीं ना, नहीं ना बना पाते हैं। आप खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आप लोग खाना के लिए खेतों में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। फसल उगाने के बाद उसको कटाई छटाई करके फिर से क्या करते हैं, उससे खाना आपको मिल पाता है। तो आप उस फसल पर ना आश्रित हुए ना, तो ये प्रकृति पर आप आश्रित हुए क्या। तो ये जो होता है परपोषण, वो जैसे कि आप क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं जो रेंडमली है। जैसे कि आपको मान लीजिए घर से खाना नहीं मिला, हम घर से मान लो घर से खाना मिलता है, उसको मान लेते हैं हम स्वपोषण, अपने आप मिल गया। क्या कर लिए, एक दिन हम लोग अपने फ्रेंड को बोले जो तुम खिलाओ, तो वो खिलाया तुमको, तो दूसरा ओकरा पर ना आश्रित हो गया। क्या हो गया, आश्रित। जैसे तुम लोग अभी खाना के लिए किस पर आश्रित है, मम्मी पापा पर ना, तो क्या हो गया, एक ढंग से उस पर आश्रित है, उन पर, तो क्या हो गए, हम लोग परपोषण है। हालांकि वास्तव में मम्मी पापा सब हो गया, मनुष्य जितना भी क्या है परपोषण है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बताया ऐसा, ठीक है। तो परपोषण 3 प्रकार के थे। हम लोग जो परपोषण पढ़ रहे हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेंडमली लिखा गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है सारा पेज में। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मृतजीवी पोषण, 1 नंबर मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु, जो मृतजीवी पोषण है इसमें जो जीव होता है मृत जंतु, मृत जंतु मतलब कोई गाय भैंस मर गया मान लो ना, तो मृत जंतु और पौधे के शरीर से, मृत पौधा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से, मतलब उसका शरीर का सतह मतलब चमड़ी होता है, स्किन, तिलचट्टा देखिए, अपना जो भोजन ग्रहण करता है, शोषण जो अपना करता है वो किससे करता है, तो त्वचा से करता है, ठीक है। तो शरीर की सतह से घुलित है, यहाँ पर क्या है, घुलित, घुलित गलत लिख दिया था, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। जैसे में हो गया कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये सब मृतजीवी पोषण का क्या है, उदाहरण है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, 3 गो सही रहेगा, सॉरी 1 गो सही रहेगा, 3 गो क्या रहेगा, गलत। जिसमें कि कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या है, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, याद रखिएगा। जो सड़े गले पेड़ पौधे मृत जंतुओं पर आश्रित रहता है,
हम लोग परजीवी पोषण पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पर क्या पढ़ रहे हैं? पर पोषण पढ़ रहे हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित रहे तब पर पोषण होता है। अब पर पोषण दूसरे पर आश्रित रहने वाला 3 टाइप के आदमी है, जिसमें मृतजीवी, जो सरल गलल चीज जो होता है, मरा हुआ चीज होता है, उस पर जो आश्रित रहे वो मृतजीवी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। उसके बाद क्या आता है? परजीवी पोषण आता है। क्या आता है? परजीवी पोषण। और इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, टेपवर्म, एंटीअमीबा, मलेरिया परजीवी। ये सब क्या हो गया है? दूसरे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रह करके अपना भोजन तैयार करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, देख लीजिए। यह एक पेड़ है, ठीक है, और इसमें आपको एक बात बताते हैं, इस पेड़ में ना कोई मान लीजिए जड़ नहीं निकला हुआ है। अमर बेल का जब पत्ती जो देखिएगा गांव में पेड़ के ऊपर छाए रहेगा, इस ढंग से पूरे पेड़ को ढक देता है। लत्ती टाइप में होता है, क्या करता है? ढक के रख देता है, और उसका जड़ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वह पेड़ के किसी शाखा तना से वो क्या होता है? निकला होता है वास्तव में। तो वो क्या हो गया? पेड़ पर आश्रित हो गया। अब पेड़ से वो अपना खनिज, लवण, जल, जो कुछ की उसकी आपूर्ति की जरूरत होता है वो पेड़ से ले पाता है। तो दूसरे पर ना अस्थायी या अस्थायी रूप में है, उसका जड़ जमीन में नहीं दिखेगा, पेड़ से निकल जाता है। समझ में आया? कभी कभी देखिएगा दीवार के किनारे से क्या निकल जाता है? छोटा सा पेड़ निकल जाता है। इंदार में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पीपल का तो कुछ कुछ का निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। जो परजीवी जो होता है, इसमें क्या होता है? अस्थायी या अस्थायी रूप में रह करके दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, टेपवर्म, एंटीअमीबा, मलेरिया परजीवी सब क्या है? उसका एग्जाम्पल है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या? परजीवी पोषण, सॉरी, प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब होता है जीव, ठीक है। पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस मतलब सॉलिड, तरल मतलब लिक्विड, मतलब पानी जैसा, तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? रोटी ठोस होता है, खाते हैं। दूध क्या होता है? लिक्विड होता है, पीते हैं। तो ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन कोई व्यक्ति अगर क्या करता है? प्राप्त करता है, वो भी जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा। तो हम लोग क्या है कि जंतु ही हैं ना, तो वही विधि से क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे में मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, क्या हो गया? अमीबा हो गया ना। अब देखिए, ये आपका पोषण को एक बार थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के रूप में समझ लेते हैं। पोषण हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले तो जान लिए जय प्रक्रम क्या होता है। जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव सही होना चाहिए, वही क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद आए पोषण में। पोषण पढ़े, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। और इसी परपोषण का हम लोग कितना प्रकार देखे? परपोषण का 3, मृतजीवी, उसके बाद है परजीवी, और उसके बाद है प्राणी संपोषण ना। तो कितने के बारे में जान लिए हम लोग? 3। ये पोषण टॉपिक खत्म हो गया। ये बोर्ड में 5 मार्क्स में एक बार पूछ चुका है 2022 बैच में, ठीक है। तो सही ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। नोट्स भी आप चाहे तो इसका पीछे कर करके आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट भी आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पौधा में पोषण। हम लोग उस समय से थोड़ा सा ओवरऑल पेड़ पौधा और मानव दोनों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं? ओनली फॉर पौधा के बारे में जानते हैं, ठीक है। पौधे में पोषण थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। पौधे में पोषण को देखिए यहाँ पर, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में क्या दिख रहा है? ये पौधा है। पौधा को जमीन के नीचे से देखिए, छोटा छोटा जो बूंद टाइप में जो दिख रहा है, ये क्या है? वाटर। वाटर मतलब क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी। यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, मतलब O2 ऑक्सीजन। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। और यहाँ पर CO2 है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो पत्ती जो है, इसका नाम क्या है? इसमें रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ध्यान से समझिएगा। और पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल। पूछेगा पत्तियां हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल का एक और नाम है अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट। इसको ही पर्णहरित भी बोलते हैं। और क्लोरोफिल में जो पत्तियां जो हरा दिखता है, वह मैग्नीशियम तत्व के कारण दिखता है।
पूछेगा पत्तियां हरा किस तत्व के कारण दिखता है, या पत्तियां में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg, जानते हैं ना। पत्तियां हरा क्यों, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखिए प्रकाश, पौधे में पोषण पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधा अपना भोजन कैसे करता है, तो प्रकाश संश्लेषण समझिए। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ तक उसका क्या है, परिभाषा है। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पौधा भोजन तैयार करता कैसे है। तो पौधा जो होता है वो जड़ से जल और खनिज लवण लेता है। पानी को ही जल बोलते हैं, और मिनरल्स मतलब होता है खनिज। खनिज जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जितना कुछ होता है ये इसको कहाँ से मिल पाता है, तो जड़ से ही मिलेगा। आप जब भी अब पौधे में खाद गाड़ते हैं, खरी गाड़ते हैं, तो जमीन में गाड़ते हैं उसके नीचे, ताकि वहाँ से जड़ के जरिए ग्रहण करे, थोड़ी ना छिप पर जाकर रख देते हैं। ऐसा हुआ है क्या, नहीं ना। तो जड़ से वह जल और खनिज लवण लेता है, और वातावरण से, जिस वातावरण में पौधे रहते हैं वहां से वो क्या लेता है, तो CO2 लेता है। क्या लेता है, CO2। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब पौधा ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, तो वही बात होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ये क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेता है, और इसी मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, तो पौधा अपना जड़ से जल और खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, और इस वातावरण की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस मूलभूत प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, यह प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसमें कि पौधा क्या करता है, जड़ से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां अपना भोजन तैयार कर लेता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पत्तियां अपना भोजन तैयार कर लेता है। इसको, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के घटक क्या है, प्रकाश संश्लेषण के घटक मतलब किस किस चीज का होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सूर्य का प्रकाश कंपलसरी है, क्लोरोफिल जिसको हम लोग पर्णहरित बोलते हैं ना, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O मतलब क्या होता है, जल। ये सब होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आप भी पढ़े। ठीक है, अब देख लीजिए, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक रासायनिक समीकरण है। क्या है, ये जो हम लोग पढ़ाई किए हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये इसका एक रासायनिक समीकरण है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण है। जो ये सब होता है तो किस चीज की मात्रा कितना रहे तो वो कितना बन पाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, 6 CO2, कार्बन का 6 अणु लेना है, 12 H2O मतलब जल का 12 अणु लेना है, तब हमको क्या प्राप्त होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ पर सही ढंग से नहीं लिखा गया था, सामने लिखना चाहिए था ना। तो ये हो गया, हम 6 गो कार्बन का अणु लेंगे और 12 गो जल का अणु लेंगे, उसके बीच पौधे में क्या होगा, अभिक्रिया होगा, तब क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O मतलब 6 जल का अणु तैयार होगा। और यह जो यहाँ पर संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है, यह 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोगों ने पौधे के बारे में बहुत जाना, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अब जंतु के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, जंतुओं के बारे में जानते हैं। और जंतु के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आपको जान लेना जरूरी है।
क्योंकि यह एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। पूछेगा जो पतिया में जो छोटा सा छिद्र होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रंध्र होता है। क्या नाम होता है? रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। पट्टियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पतिया होता है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसका नाम क्या है? रंध्र। और रंध्र उसको उसके अंदर ही क्या होता है? एस्टोमाटा। रंध्र के अंदर ही क्या होता है? एस्टोमाटा। वही क्या करता है? ऑक्सीजन CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, एस्टोमाटा के कारण ही। अब चलिए जानते हैं जंतुओं में पोषण। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जंतुओं में पोषण। ये तो रफ है, हम लोग जानेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। तो जंतु में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे। बहुकोशिकीय में मानव आता है और एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है। क्या आता है? अमीबा। अमीबा के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? सरल प्राणी संपोषी। मतलब उसमें ना खाने पीने मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है। जो खाना पच जाता है उसको बाहर निकालने के लिए भी कोई फिक्स स्थान नहीं होता है। बोलने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। चलने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। समझ में आया? कोई चीज़ उसके अंदर फिक्स नहीं होता है। कहीं से भी टॉयलेट कर सकता है, कहीं से भी चलना शुरू कर देगा, कहीं से भी सो सकता है, उसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कोशिका ही एक होता है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। पूछेगा अमीबा का आकार फिक्स होता है क्या? नहीं। अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका आकार निश्चित नहीं है। नहीं उठाइए, इसका आकार जो है, इसका आकार क्या है? इसका आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार क्या है? अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं है। इसका आकार कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। पूछेगा बताइए अमीबा का आकार फिक्स रहता है क्या? फिक्स नहीं रहता, अनिश्चित रहता है। कैसे भी करके आप अगर गोल बना दिए, इसके अंदर एक केंद्रक बना दिए, डॉट 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 दे दिए, ये हो गया क्या? अमीबा हो गया। अमीबा का अगर चित्र बोलता है बनाने के लिए आप आसानी से बना दीजिएगा। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। इसका आकार उत्पादों के बदलने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसका आकार फिक्स नहीं रहता। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रहा अमीबा। अमीबा में क्या हो रहा है? डबल आकार का हो रहा है। जब बड़ा हो गया तो इसमें क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। विखंडन देखिए कुछ लेवल तक पहुंच गया, फिर क्या हो गया? फिर ये दोनों अलग अलग भाग में बट गया। तो पूछेगा क्या अमीबा में ना विखंडन का ना फिगर बनाए, तो इस ढंग से बना दीजिएगा। पहले एक बना दीजिएगा अमीबा, फिर उसका विकास हुआ, दोनों तरफ आधा आधा बट गया, फिर दोनों तरफ पूरे केंद्रक अलग अलग हो चुका है। अब थोड़ी सी क्या है? कोशिका जुटा हुआ है। फिर आगे जाकर के यह कोशिका क्या होता है? कट जाता है और अमीबा में क्या हो गया? विखंडन हो गया। क्या हो गया? और टूट के एक नया अमीबा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो अमीबा का आकार उत्पाद के बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, अमीबा में जो भोजन ग्रहण करने के लिए भोजन जब ग्रहण होता है तो उसका पाचन क्या होता है? तो भोजन रसधनी या भोजन खाद्यधानी में पाचन होता है। भोजन रसधनी क्या होता है? भोजन रसधनी क्या बोलते हैं इसको? रसधनी। और रसधनी का ही नाम क्या होता है? भोजन खाद्यधानी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। मतलब उसको डेवलप करने के लिए, खा पी करके उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए मतलब क्या उसके अंदर कोई विशेष रचना, विशेष उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं रहता है। यह अपने उत्पादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है अपने कुटपाद की मदद से ही क्या करता है? ग्रहण करता है। ये जो किनारे किनारे वाला जो आपको ये दिख रहा है ये कुटपाद कहलाता है। और इसी के कारण क्या होता है? अगर खाना अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो ये क्या करेगा? इसको चारों तरफ से इस ढंग से घेर लेगा और इधर वाला से बंद कर लिया। अब अंदर में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। चारों तरफ से क्या हो गया? घेरा गया। समझ में आया? कुछ इस टाइप में होता है। अमीबा का जो होता है भोजन वो शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, डायटम होता है, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृदु अकार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े आदि क्या होता है? इसका क्या होता है? भोजन होता है। अमीबा का भोजन याद रखना है, शैवाल, डायटम, बैक्टीरिया, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा का भोजन। ठीक है, अमीबा के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। तो पूछेगा अमीबा में जो भोजन होता है, ग्रहण होता है, भोजन का ग्रहण फिर उसका पाचन किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है? तो वह बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा का
भोजन राजधानी रसधानी है, ठीक है, भोजन रसधानी में पचता है। अमीबा का भोजन किस में पचता है? भोजन रसधानी में या भोजन खाद्यानी में पचता है, ठीक है। अब हम लोग मनुष्य में आते हैं। किस में आते हैं? मनुष्य में। और मनुष्य के आहार नाल के बारे में जानते हैं। आहार नाल मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। जैसे कि हम लोग को भोजन के पाचन करने के लिए क्या है? पेट है कि ना? अमीबा में तो उसका बात नहीं था। मनुष्य क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव हो गया, अमीबा तो एक कोशिकीय था ना। तो चलिए आहार नाल के बारे में जानते हैं। तो आहार नाल आप लोग जान गए, जो उच्च श्रेणी के जितना भी जंतु होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है, उच्च श्रेणी के जंतु होता है, उसमें भोजन को पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जो आहार नाल कहलाता है। जो हम लोग को क्या बोलते हैं? उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, पेट कहते हैं ना। अब हम लोग समझते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको पेट बोलते हैं, पेट के अंदर ही तो पाचन तंत्र होता है, भोजन पचता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कैसे होगा? तो आहार नाल होना चाहिए इसमें। इसके संबंध पाचक ग्रंथियां, आहार नाल तो हुआ, और उसके अंदर उस भोजन को पचाने वाला कुछ जो ग्रंथियां होता है, उसके बाद पाचन का क्रिया होता है उसके अंदर ना। ये सब आपस में मिलकर के एक पाचन तंत्र, एक सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब आइए आगे, यहाँ पर क्या है? मनुष्य का आहार नाल। उस समय से तो पढ़ ही रहे थे, अब मनुष्य पर डायरेक्ट बात आ गया, ह्यूमन बॉडी ना। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है, यह एक कुंडलित रचना है। मनुष्य का आहार नाल क्या है? तो मनुष्य का आहार नाल यह एक क्या है? कुंडलित रचना है। कैसा रचना है? कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होता है। पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक होता है। मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोलना, मीटर, ठीक है। यह मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला रहता है ना। मुख से स्टार्ट होकर के मल द्वार तक क्या होता है? यह आहार नाल फैला होता है। और फैला होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। जो आहार नाल होता है, आहार नाल का शुरुआत मुख गुहा से होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंतिम भाग है, रेक्टम, मलाशय, वहाँ तक यह क्या होता है? फैला होता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी अंग है, उनका कार्य अलग अलग है, जो नीचे बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है मुख गुहा के बारे में। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। क्या होता है? कैविटी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मुख गुहा, ये मुख के अंदर खाली जगह, ठीक है। तो गुहा, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। पूछेगा आहार नाल का पहला भाग, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो क्या है? मुख गुहा है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। तो दांत का जो ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा है, उससे क्या होता है? यह घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी मसल होठ होता है। यहाँ पर जो आपको लिप्स दिख रहा है, मुख गुहा को बंद करने के लिए ऊपर नीचे एक लिप्स होता है ना, होठ होता है। मुख गुहा के अंदर जीभ होता है, दांत होता है। मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है? जीभ होता है और दांत होता है। आप देखिए मुख गुहा के जीभ के बारे में बताते हैं। जीभ में ना 9000 स्वाद कलियां पाया जाता है। कितना स्वाद कलियां पाया जाता है? 9000। अगर आप रोज दांत साफ करके जीभ में जो क्या बोलते हैं, जीभिया बोलते हैं, उसको अगर नहीं कीजिएगा तो उसके ऊपर क्या होता है? एक प्लाग जम जाता है। दांत के ऊपर तो प्लाग जमता ही है, प्लस जीभ के ऊपर भी एक लेयर जम जाता है। उसको साफ करने से ये जो टेस्टिस बर्ड होता है, मतलब स्वाद कलियां जो होता है, ढक जाता है। खाना खाए आप, उसके बाद वो क्या होता है? उस चीज़ से वो ढक जाता है। उसी को फिर से साफ कर दीजिएगा। फिर से जब नया खाना खाइएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, अगर बनेगा कोई चीज़ तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, खराब होगा तो खराब पता चलेगा, वो भी अच्छे ढंग से पता चलेगा। नहीं तो आप उसका टेस्ट सही ढंग से नहीं ले पाइएगा जब आप अपने जीभ को रोज साफ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ को क्या बोलते हैं हम लोग? जीभ के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसको स्वाद कलियां या स्वाद बेष्टियां कहते हैं। इसकी संख्या 9000 होता है। और दांत के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्वाद कलियां। स्वाद कलियां तो 9000 होता है, आप सभी को पता हो गया। जीभ के अंदर पाया जाता है, जिसको स्वाद कलियां या स्वाद बेष्टियां अंग्रेजी में टेस्टिस बर्ड्स कहते हैं। अब दांत के प्रकार: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक वयस्क मतलब जवान व्यक्ति के अंदर दांत की संख्या जो होता है 32 होता है। कितना होता है? और यह एग्जाम में पूछा जाएगा, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32। और बच्चे के मुंह में कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? एक बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम में लेकिन यही पूछेगा, वयस्क मनुष्य के मुंह में कितना दांत? तो 32। दांत के कितने प्रकार? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, मतलब कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब थोड़ा सा जो मुंह होता है, मक्खी परेशान कर रहा है। जो मुंह होता है, मुंह के अंदर ना 3 प्रकार के ना क्या पाया जाता है? तो लार ग्रंथि पाया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को जब चबाते हैं उस समय लार से यह सन जाता है। तो किसके कारण? लार के कारण। तो यह लार जो यहाँ से लार ग्रंथि के द्वारा जो रिलीज होता है, निकलता है, यह लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है सोमैंडिबुलर। क्या है? पहला है सोमैंडिबुलर। बुलर। दूसरा है समलिंगुअल। समलिंगुअल है। और तीसरा है आपका पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के? कितने जोड़ा लार ग्रंथि मुंह के अंदर पाया जाता है? 3। पैरोटिड लार ग्रंथि, सेमेंडिबुलर लार ग्रंथि और समलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अगले भाग को हम पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो ये जो फिगर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अच्छे ढंग से। देखिए, ये क्या है? मानव डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मानव पाचन तंत्र का क्या है? यह फिगर है। और यह एग्जाम में आपको पाचन तंत्र 5 नंबर में पूछा जाता है। प्रत्येक साल लगभग आने फर्स्ट पाली या सेकंड पाली में आ ही जाता है। ठीक है, इसको एक बार, इस चित्र को एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं से भी उतार लीजिएगा खुद से। ठीक है, या डायग्राम वाला फिगर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर उसको उतार लीजिएगा, या गूगल से सर्च करके अच्छा सा फिगर बना लीजिएगा। बुक में भी होगा, यहाँ से भी उतार सकते हैं। बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी आप ला सकते हैं। देखिए, यहाँ है मुख गुहा, लिखा गया है ना, मुख गुहा। मुख बात मतलब मुख, यहाँ से ही आहार नाल शुरुआत होता है और यहाँ तक फैला होता है, रेक्टम, मलाशय तक, मल द्वार तक आहार नाल। ठीक है, तो यहाँ से जब भोजन चलता है तो लार से सना हुआ भोजन, फिर यहाँ से होते हुए गर्दन, यहाँ पर होता है ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नाली में होता है, ग्रास नाली से होते हुए कहाँ आता है भोजन? अमाशय में आता है। कहाँ पर आता है? तो भोजन आपका अमाशय में आता है। ये रहा अपना अमाशय, अमाशय के अंदर भोजन आया। और अमाशय में आने के बाद, अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का कितने भाग? 3 भाग होता है। ठीक है, और इसके बगल अमाशय के बाद यह भोजन कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत में जाता है। कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहाँ जाता है? छोटी आंत में पहले जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में, मुख के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी का ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। पेट के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में यह भोजन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सही ढंग से इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छे ढंग से। और देखिए, यहाँ से तो भोजन मुख गुहा से होते हुए कहाँ गया? ग्रसनी में। ग्रसनी से भोजन जाएगा ग्रास नाली में। ठीक है, ग्रास नाली जो होता है, यहाँ पर 2 भाग होता है, एक निगल द्वारा होता है, एक कंठ द्वार होता है। यहाँ पर ही इपिग्लोटिक्स होता है, जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं। यहीं से आवाज़ निकलता है। जब अगर हम लोग मुंह को बंद करते हैं, मुंह को जब हम लोग बंद करते हैं ना, तो वह क्या होता है? एपिग्लोटिक्स, या किसी चीज़ को जब घोंटते हैं, जब घोंट रहे हैं कोई चीज़ को, तो एपिग्लोटिक्स जो होता है स्वर यंत्र, जिससे आवाज़ निकलता है, वो क्या होता है? दब जाता है और पेट के अंदर भोजन चला जाता है। ठीक है, और जब ऐसे ही अगर कुछ बोल रहे हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या है? खुला हुआ है, उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हम
दांत, मुंह, जीभ की सहायता से अपने शब्दों को बोल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। वहाँ के बाद हम लोग कहाँ पर आ गए, यहीं पर होता है क्या, लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि, जो 3 जोड़ी होता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, अमाशय में भोजन आया। अमाशय का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, सॉरी छोटी आंत का 3 भाग। इसका है कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, जो आगे पढ़ने को मिलेगा। अमाशय का कितना भाग, 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, तीनों भाग से होते हुए छोटी आंत में भोजन चला जाएगा। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत और छोटी आंत जब जहाँ पर मिलता है ना, मान लीजिए इधर बड़ी आंत हो गया और इधर छोटी आंत, तो मिलाने वाला जो नाली रहता है, नली, पाइप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकम। पूछेगा छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाली नली को क्या बोलते हैं, सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। तो समझ गए होंगे। अब देखिए, जब भोजन ग्रहण किए और यहाँ पर बड़ी आंत का 2 भाग होता है, रेक्टम और कोलन, रेक्टम और कोलन। तो मलाशय, रेक्टम के जरिए क्या होता है, मलाशय क्या होता है, शरीर का पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देख लिए, मुख गुहा देख लिए। यहाँ पर आ गया अब क्या, ग्रहणी, ग्रसनी, ग्रासनल, यहाँ से चलते हैं हम लोग। ठीक है, और ऊपर में जो दिखाई दिया है समैंडिबुलर, लार ग्रंथि, पेरिटिड लिख दिया है, पैरोटिड था, और एक और था समलिंगुअल। ठीक है, जो नहीं लिखा गया है। आगे देख लीजिए, ग्रसनी, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। ये मुख गुहा हो गया, इसके ठीक पीछे वाला भाग, इसके ठीक पीछे है, क्या है ये, ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होता है, पहला निगल द्वार और दूसरा क्या होता है, कंठ द्वार। यहीं पर क्या होता है, 2 छिद्र होता है, एक निगलने वाला, एक आवाज निकालने वाला। तो निगल द्वार और कंठ द्वार। कभी कभी जब आप खाना खाते हैं ना, तो हिचकी आ जाता है। क्या हो जाता है, हिचकी। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप, ऐसा वो इसलिए होता है जब आप सोच कहीं और रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो ऐसे में आपका माइंड कहीं और रहता है, माइंड को पता नहीं हो पाता है, तो वही स्वर यंत्र में खाना जाकर फंस जाता है, जिस कारण हिचकी होता है। तो खाना को जोर से धक्का मारता है, तो फिर से क्या होता है, खाना ऊपर आएगा। और जैसे ही खाना जब ऊपर आएगा, तो फिर से आपको अचानक पता चलेगा जब हम खाना खा रहे हैं, तो आपको जैसे ही माइंड को पता होगा, तो फिर से वो क्या होगा, तो निगल द्वार के जरिए पेट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगला क्या है, ग्रासनली। उस ग्रसनी के ठीक बगल में नीचे में क्या होता है, ग्रासनली होता है। तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा, जो खाना खाते हैं हम लोग, घोटते हैं, ग्रासनली में पहुंचता है। और भोजन के पहुंचते ही ग्रासनली की दीवार की तरंग में संकुचन और शीतल फैलाव शुरू होता है, जिसको हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। जब हम लोग भोजन खाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार जोर से जो निवाला रहता है, एक छोटा सा मोटा अमाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर पाइप पिचका हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और फिर जैसे वो अंदर जाएगा, तो ऊपर वाला पाइप फिर से पिचकने लगेगा। तो फूलना और पिचकना ही क्या कहलाता है, देखिए, संकुचन और शिथिलन। शिथिलन मतलब फूल जाना, संकुचन मतलब दब जाना। इसको ही शिथिलन और संकुचन को ही क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, समलिंगुअल, लार ग्रंथि। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, अमाशय। क्या है, अमाशय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमच। एस्टोमच मतलब पेट या अमाशय एक ही होता है। ठीक है, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। जो छोटी आंत जो होता है, सॉरी अमाशय जो होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। आप लोग अभी देखे हैं, ये इस टाइप में होगा। ठीक है, ये होता है अमाशय। अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक, और इन दोनों के बीच का जो भाग होता है, फुंडिक कहलाता है। क्या कहलाता है, फुंडिक। अमाशय के पहला भाग को क्या बोलेंगे, कार्डियक, पीछे वाला भाग को फुंडिक, और बीच वाला के पहला को क्या बोलते हैं, कार्डियक, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और बीच वाला के फुंडिक, क्या बोलते हैं, फुंडिक कहते हैं। पाइलोरिक, फुंडिक, सॉरी कार्डियक है। क्या है, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक, 3 भाग है अमाशय के। पाइलोरिक, फुंडिक कहलाता है। जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव प्रत्येक दिन 3 लीटर होता है। हमारे शरीर के अंदर जठर ग्रंथि के द्वारा प्रत्येक दिन जठर रस का स्राव कितना होता है, 3 लीटर। अमाशय ग्रंथि को ही, अमाशय के अंदर जो ग्रंथि होता है, उसी को जठर ग्रंथि कहते हैं।
जिसके अंदर से एक जो रस निकलता है जिसका नाम होता है जठर रस। एक दिन में मानव के शरीर में कितना निकलता है? 3 लीटर। यह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अगर पेट के अंदर से निकाल करके अगर आपके चेहरे पर मार दिया जाएगा तो आपका पूरा चेहरा का खाल उखड़ जाएगा। ठीक है, इतना इसके अंदर पावर होता है, पेट के अंदर रहता है। ठीक है, प्रत्येक दिन 3 लीटर निकलता है। अगला क्या है? पेप्टिक अल्सर। अगला क्या है? अगला जो टॉपिक है आपका पेप्टिक अल्सर है। आगे का जो आपका टॉपिक है क्या है? पेप्टिक अल्सर, जिसको हम लोग अल्सर भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो अमाशय की दीवार होता है, अमाशय जो होता है, इस अमाशय जो फिगर बनाए थे, ये अमाशय की दीवार में कभी कभी ना अत्यधिक मात्रा में यह HCl जो है 3 लीटर से मान लीजिए अधिक मात्रा में अगर शराब हो जाता है तो इसके दीवार में क्या होने लगता है? जलन अत्यधिक होने लगता है, अम्लीय शराब। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, अमाशय की दीवार में कभी कभी अत्यधिक अम्लीय शराब होने लगता है, जिसके कारण इसकी दीवार में सुरक्षित रखने वाला म्यूकस, इसकी दीवार को सुरक्षित कौन रखता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस की झिल्ली रखता है। म्यूकस का स्तर घट जाता है। ऐसी स्थिति में आंतरिक स्तर में गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है। क्या होता है? जब अधिक निकलेगा तो उसमें क्या होता है? छोटा छोटा धंसा धंसा क्या निकल जाता है? घाव निकल जाता है। उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? और यह जो रोग होता है कब होता है? जब कोई व्यक्ति लंबे टाइम तक खाना नहीं खाता है तब उसको यह अल्सर नामक बीमारी होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई महिला लोग होती है जो उपवास बहुत रखती है तो उसको यह पेप्टिक अल्सर बीमारी हो सकता है, गैस की शिकायत हो सकता है। सुबह में मान लीजिए वह खाना 11 बजे खाती है, 2 बजे खाती है, 3 बजे दिन में खाती है और फिर 8 बजे रात को खाएगी, फिर सो जाएगी। तो इस ढंग से लंबे लंबे टाइम के बाद जब कोई व्यक्ति खाना खाता है ना, खाना बोला गया है 2 रोटी ही खाइए, कुछ कुछ देर पर खाते रहिए, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, इस ढंग से खाते रहिए, जिससे क्या होता है? म्यूकस की मेम्ब्रेन में अम्ल का स्तर अत्यधिक नहीं होगा, जिससे आपको ये पेप्टिक अल्सर बीमारी नहीं होगा। ठीक है, अमाशय में होने वाले इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर कहलाता है। जब व्यक्ति भूखा रहता है तब यह घाव होता है। जब भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको यह घाव बहुत ही बड़ा होकर के जानलेवा बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए छोटी आंत है। आगे क्या है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत जब हम लोग भोजन मुख गुहा में गया, ग्रसनी में गया, ग्रासनली में गया, अमाशय में गया। अमाशय का मतलब पेट, पेट के बाद यह छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा और उसके बाद फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत। छोटी आंत की रचना कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? छोटी आंत की रचना बेलनाकार। बेलनाकार समझ रहा है ना? सिलेंडर टाइप में, जो किनारे से इस टाइप में देखा है ना, अभी ये क्या है कि बेलन के टाइप में ना लग रहा है? अरे गणित वाला बेलन नहीं पढ़ा है? गणित में बेलन ऐसे ना बनता है, ये बेलनाकार टाइप का ना होता है, पता है ना? तो छोटी आंत का लंबाई, छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है। पूछेगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना? 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत का कितना भाग है? 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और इलियम के होता है कि बिलाई। क्या होता है? इलियम के बिलाई। इलियम के बिलाई में छोटी आंत में आप लोगों ने पढ़ा, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और छोटी आंत के तो 3 भाग है, तो छोटी आंत के तीसरा भाग में से, इस तीनों भाग में से किस में भोजन का अच्छा ढंग से पाचन होता है? तो छोटी आंत के इलियम के बिलाई में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। जब भोजन पचने के बाद जो लय के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लय के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? चाइल या काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम या चाइल। ठीक है, एक बार बुक से कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, तो भोजन जब लय के तरह पच करके हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइम या चाइल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं लीवर के बारे में। इसके बारे में लीवर मतलब यकृत। क्या होता है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर का जो वजन होता है 1.5 kg। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लीवर, लीवर को हम लोग जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पता है ना, जिगर का टुकड़ा है, लीवर को जिगर भी बोलते हैं। इसका वजन 1.5 kg होता है। केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है, 1.5 kg होता है। अगला बात आगे है पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ना, अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे पीले रंग का आता है। देखिए अमाशय के 3 भाग, ग्रहणी जिसमें मिले तो ग्रहणी को घेरे हुए रहेगा, अमाशय के पीछे रहेगा, ग्रहणी को घेरे हुए कौन? यह अग्नाशय। जो ठीक इसके नीचे ग्रहणी के घेरे रहता है, यह पीला रंग का होता है। पूछेगा अग्नाशय का रंग कैसा होता है? पीला रंग का होता है, ठीक है। जो अग्नाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? अग्नाशय के बारे में जान लिए। अब है क्या? बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को जानिए। देखिए ये रहा अपना बड़ी आंत। तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। जब हम लोग क्या किए, भोजन छोटी आंत बेलनाकार वाला से कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। किसमें? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 2 भाग में बटा होता है। जो बड़ी आंत जो होता है कितना भाग में बटा होता है? रेक्टम और मलाशय। दूसरा क्या है? कोलन। कोलन या रेक्टम, रेक्टम का ही नाम मलाशय है, ठीक है। यह 2 भाग में होता है। पहला का नाम कोलन और दूसरा का नाम रेक्टम होता है। क्या नाम होता है? रेक्टम। इसका ही नाम मलाशय भी होता है। रेक्टम का नाम ही होता है क्या? मलाशय, जिसमें मल रहता है, ठीक है। तो ये 2 भाग में बटा होता है। और फिर रेक्टम के जरिए भोजन, पचा हुआ भोजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और यह चैप्टर का द एंड यहीं पर हो जाता है, ठीक है। यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यह सेशन आपको 1 शॉट सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक क्लास में मैंने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। इसमें किसी भी चीज़ को नहीं छोड़े हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने बोर्ड का। मैं वैसे सवाल को अपने सामने प्रस्तुत करता हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है और नेक्स्ट टाइम पूछा भी जाएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये जो सेशन था जैव प्रक्रम का, यह कंप्लीट हो गया है आपका। इसका जो PDF नोट्स है जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। क्या? तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको VCI STUDY, मतलब VCI स्टडी मोनू सर। क्या सर्च करना है? मोनू सर। VCI स्टडी मोनू सर सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर के यह नोट्स फ्री में मिल सकता है आपको, ठीक है। प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स, ये तो टाइपिंग नोट्स है, तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर क्या है? 780-86-4321-6। वीडियो ये जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और समझ में आने के बाद अगर फिर से भूल जाते हैं तो फिर से एक बार वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।